सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लेक्चर 5th। आज लेक्चर 5th है। yesterday जो ऑडियो क्लास हुआ था उसको हम लेक्चर कंसीडर नहीं करेंगे, एक ऐसा डाउट सेशन जैसा कंसीडर करेंगे। आई डोंट हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ द yesterday's ऑडियो क्लास due to some network issues, probably because of the rain. I was not able to conduct the class on video mode on the PPT file presentation mode. So I am covering this class today and Saturday को हमारा क्लास नहीं होगा। We will be having another class on Sunday morning. Sunday morning 9 AM to 10 AM. Sunday 16th August सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का हम लोगों का एक एक्स्ट्रा क्लास होगा to compensate for yesterday's class. So yesterday's class will be taken on day after tomorrow 16th August 9 AM to 10 AM. Okay? So first we will take up some difficulties. पहले मैं 5 difficulties consider करूंगा and after those 5 difficulties I will be starting with the content. Please raise your hands if you have difficulty in anything related to valency. वैलेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज में अगर डिफिकल्टी है तो प्लीज हाथ उठाओ और मैं आंसर बताऊंगा। आई विल टेक ओनली 5 डिफिकल्टीज, उसके बाद कंटेंट स्टार्ट करेंगे। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट covering the difficulties, solving your difficulties is a part of the lecture. Okay, this is a part of the lecture, therefore it is being recorded, and taking care of your difficulties is as important as teaching new concepts. नया कंटेंट पढ़ाना और डिफिकल्टीज का ध्यान देना, डिफिकल्टी सॉल्व करवाना दोनों इक्वल पार्ट्स है। इनफैक्ट मैं कंसिडर करता हूँ डिफिकल्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नया कंटेंट। 4 नई चीजें समझ में नहीं आई तो चलेगा, लेकिन जो 3 चीजें पढ़ाई गई है वो ठीक ठाक तरीके से समझ में आनी चाहिए। ओके, सुमित कुलकर्णी प्लीज आस्क। Sir, sorry for that on screen. And हाँ, no can you problem. explain? Sir, can you explain bond again? Yes, I will explain bond again. तो सुमित का डाउट है, हम बॉन्ड डिस्कस करते हैं एंड बॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे। इसी स्क्रीन पे मैं लिखूंगा अभी। तो 2 टाइप, तो इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, सो दिस द टर्म इज केमिकल बॉन्ड। ओके, सिंपल लैंग्वेज में ये जो है ये मैं डेफिनेशन नहीं है, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which keeps atoms या फिर ions bounded together is chemical bond। ठीक है, वो जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से या तो एटम्स या फिर आयंस, एटम्स या आयंस बाउंडेड टुगेदर है। बाउंडेड टुगेदर मतलब एक साथ है, बंध गए हैं, दोनों साथ में रहने लग गए। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो नाउ राइट दिस डाउन विथ यू। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन सिंपल टर्म्स। एकदम सादी भाषा में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से या तो एटम्स या तो आयंस, 2 टाइप की चीजें होती है, एटम्स होते हैं और आयंस होते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम्स या आयंस एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने की प्रोसेस को बाउंडेड टुगेदर बोलते हैं। ठीक है, अब 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब एक डोनर होगा, डोनर गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू एक्सेप्टर। डोनर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और एक्सेप्टर सामने वाले का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो वहां क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से डोनर एटम बिकम्स कटायन एंड एक्सेप्टर एटम बिकम्स एनायन। डोनर एटम जो है वो कटायन बनता है और एक्सेप्टर एटम जो है वो अनायन बनता है। ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर अनायन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब सोचो, कटायन और अनायन आर टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, जो कटायन है वो भी आयन का टाइप है और अनायन है वो भी आयन का टाइप है। कटायन मतलब कौन सा वाला, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और अनायन मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो दिस इज अबाउट आयोनिक बॉन्ड।
अब क्या होता है, वो जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ रहते हैं, और उस चीज को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग उस चीज को? वी कॉल दैट थिंग एज आयोनिक बॉन्ड। और उसी चीज को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में 1% भी डिफरेंस नहीं है। जो चीज आयोनिक बॉन्ड है वही चीज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें मेन कंसेप्ट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डोनर ने दिया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। डोनर ने देने के बाद कटायन बना, एक्सेप्टर ने लेने के बाद अनायन बना। ठीक है, फिर जो डोनर है उसका आयन बन गया, बराबर। डोनर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आयन बन गया, पॉजिटिव वाला बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो कल भी हमने फोन पे ये डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने फोन पे? कि सिर्फ न्यूट्रल एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कब इक्वल होते? सिर्फ न्यूट्रल एटम्स में। कटायंस और अनायंस में इक्वल नहीं होते। कटायंस में प्रोटॉन्स ज्यादा रहते और अनायंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते। सॉरी, अनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते और कटायन में प्रोटॉन ज्यादा रहते। अनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। और कटायन में प्रोटॉन ज्यादा क्यों है? उसने प्रोटॉन लिया इसलिए क्या? नहीं, उसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए। जो कुछ भी दुनिया में होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से कुछ नहीं होता। प्रोटॉन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस। लिख लो ये स्टेटमेंट, कहीं पे भी लिखो, रफ में नोट्स बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टेटमेंट पता होना चाहिए। हमारे नोटबुक में स्टेटमेंट मेंशन्ड होना चाहिए। तो लिखो वहां पे, प्रोटॉन does not take part in chemical reactions, only electrons take part in chemical reaction। प्रोटॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो आगे आप सुनो आप लोग, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन प्रोटॉन्स then it is a cation। if the number of electrons is less than protons then it is a cation। ठीक है, and if the number of, sorry protons is less नहीं, sorry if the number of electrons is less, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, गलती हो गई, करेक्ट करो उसको। if the number of electrons is less than protons then it is cation, and if the number of electrons is more than proton then it is anion। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर प्रोटॉन से कम है तो कटायन पॉजिटिव वाला, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है तो अनायन निगेटिव वाला। ठीक है, तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा के बॉन्ड का टाइप क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा फॉर्मेट है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, बस, इसमें और कुछ भी नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड में और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग, आयनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफर। ठीक है, फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज, कोवैलेंट बॉन्ड किसमें होता है? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल में होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, एंड आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड मेटल। प्लीज होल्ड, काइंडली वेट। Covalent bond is found between non-metal and non-metal, and ionic bond is found between metal and non-metal। ionic bond किसमें बनता है? मेटल नॉन मेटल में बनता है।
मेटल डोनर होता है, नॉन मेटल एक्सेप्टर होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? नॉन मेटल में होता है। ठीक है, बस इतना ही है बॉन्ड के बारे में। सुमित कुलकर्णी रिप्लाई करें। सुमित प्लीज रिप्लाई, अनम्यूट। Yes, हो गया सर, क्लियर हो गया? yes, sir. Yes, थैंक यू सुमित। लोअर योर हैंड सुमित। yes, sir. Sir, ओके, तो आई गेस सुमित का डाउट क्लियर हो गया। सुमित का लोअर हैंड कर दिया मैंने। अगला डाउट पूछेंगे रोहिणी तेलंग। सर कटायन को हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते, मतलब कटायन लिखना कंपलसरी है? हाँ कटायन, हाँ कटायन लिखना जरूरी है, क्योंकि अभी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज का नाम कटायन है, निगेटिव चार्ज वाली चीज का नाम अनायन है। जैसे सोडियम, तो सोडियम मेटल है तो मेटल फॉर्म्स कटायंस, और क्लोरीन नॉन मेटल है तो क्लोरीन नॉन मेटल फॉर्म्स अनायंस। अनायन निगेटिव चार्ज वाली चीज, कटायन पॉजिटिव चार्ज वाली चीज। रोहिणी रिप्लाई करे। ओके सर। ओके वेरी गुड। ठीक है, 2 हो गए, और 3 डाउट्स लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का अभी नंबर नहीं लग रहा है तो फ्यूचर में जरूर डेफिनेटली चांस मिलेगा डाउट पूछने के लिए। मोहक राठी प्लीज आस्क। Sir, my question is that is there any application of valency and who discovered valency? सर हु डिस्कवर्ड वैलेंसी, ये तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट माय गेस इज दैट बर्जिलियस डिस्कवर्ड वैलेंसी। either Berzelius might have discovered or Dalton might have discovered। डाल्टन के बाद नहीं आया होगा वैलेंसी, क्योंकि डाल्टन ने ही बताया था ना एटम्स जो रहते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन ये वर्ड डाल्टन ने यूज किया था, तो माय गेस, माय अजम्पशन इज दैट डाल्टन ने वैलेंसी डिफाइन किया होगा। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी इज यही वाला जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, ये जो भी लिखा है बोर्ड पे, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी। ठीक है, सोचो मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन के एटम्स लगते हैं, लेकिन सोडियम को एक ही क्लोरीन का एटम लगता। ये चीज पता कैसे चला? MgCl2 लिखते लेकिन NaCl लिखते, राइट? तो ये चीज पता कैसे चला कि MgCl2 लिखना है और NaCl लिखना है? वैलेंसी से पता चला। आज वाली क्लास में अगर मतलब मैंने पीपीटी स्लाइड्स में इंक्लूड तो किया है, मेरी इच्छा है कि मैं आज ये चीज पढ़ाऊं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा पाते हैं टाइम की वजह से, लोगों के ज्यादा डाउट्स आ गए या मैं कोई स्लाइड पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो ये वाली चीज नेक्स्ट टर्न पे आ जाएगी। बट आई हैव इंक्लूडेड दिस पार्ट इन टूडेज स्लाइड्स। ओके, फिर मैं और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जब अपन MgCl2 लिखते तो वो जो Cl के नीचे का जो छोटा सा 2 है उसको छोटा सा ही लिखना। MgCl2 है वो 2 नीचे लिखते हैं छोटा सा, ऐसे सेम लाइन में नहीं लिखते। यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो कोई काम की चीज नहीं है, बट एनीवेज। तो वैलेंसी का एप्लीकेशन कंपाउंड फॉर्मेशन में आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है वैलेंसी का एप्लीकेशन। मोहक रिप्लाई करें। Yes, sir. समझ गया. Thank you, sir. लोअर योर हैंड मोहक। श्रीकांत पटोकार प्लीज आस्क। Sir, we have to write this. हाँ, ये जो पिंक कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर में है ये लिखना है आपको। प्लीज राइट दिस डाउन, पिंक कलर्ड, ब्लू कलर्ड एंड रेड कलर्ड, दीज आर रफ नोट्स। ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने हैंडराइटिंग में लिख लो शॉर्ट में, ठीक है? Sir, I have one more doubt. प्लीज आस्क। Sir, can you please retell the definition that you had said, that which are anion and which are cation? डेफिनेटली। ये देखो इधर दिख रहा है श्रीकांत, कैन यू सी द पॉजिटिव चार्ज इज मेंशन्ड ओवर हियर? स्क्रीन पे राइट में नीचे देखो। Yes, sir. और ये निगेटिव चार्ज दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, anions are negative charged species, cations are positive charged species। लिख रहे हैं, वो चीज भी लिख रहे हैं। श्रीकांत यू कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू श्रीकांत। श्रीकांत जहाँ बोर्ड पे वैलेंसी दिख रहा है ना, वैलेंसी उसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर में नहीं लिख पाऊंगा, ग्रीन कलर में लिखते हैं। cations are positive charged species,
anions are negative charge species. ठीक है, कटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और अनायंस जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज के होते हैं. कटायंस में क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स. अनायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन. अनायन में प्रोटॉन ज्यादा, कटायन में सॉरी अनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कटायन में प्रोटॉन्स ज्यादा. ठीक है, तो स्क्रीन पे जो भी कलरफुल दिख रहा है ना, ब्लू कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये आप लोगों के नोट्स में होना चाहिए. रफ में लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो श्रीकांत का डाउट क्लियर हो गया? सार्थक, प्लीज आस्क सार्थक. Sir, how metallic bonds are formed? नहीं सर, अभी नहीं, मेटालिक बॉन्ड्स अभी नहीं, फ्यूचर में, बहुत टाइम है उस चीज को. ठीक है, सार्थक का डाउट है हाउ मेटालिक बॉन्ड्स आर फॉर्म. तो मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगा अभी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा रादर. नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते, मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते और मेटल मेटल मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते. कुछ तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता जिसकी वजह से आयरन के एटम के साथ अट्रैक्टेड रहते, सोडियम के एटम के साथ अट्रैक्टेड रहते. लेकिन एग्जैक्टली मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ये चीज फ्यूचर में आएगा. उसका रीजन ये, हम लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे, हम लोग वैलेंसी पढ़ रहे. तो वैलेंसी में जितना केमिकल बॉन्ड जरूरी है मैं उतना बताऊंगा, फ्यूचर का अभी नहीं बता सकता. ठीक है, तो ये हो गया क्लियर. 1 minute इज बीइंग गिवन टू राइट द थिंग्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे जो भी है उसको प्लीज जल्दी से लिख लो. नेक्स्ट डिफिकल्टी लेंगे हर्ष व्यवहारे. सर आपने कहा था कि वो कटायन अनायन आयोनिक बॉन्ड में रहता, तो फिर सर हमने देखा है वो सर क्लोरीन भी वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता और तो वहाँ पे लिख के आता Cl-, तो वो माइनस क्यों लिख के आता वहाँ पे? नहीं सर, कोवेलेंट बॉन्ड में Cl- लिख के नहीं आता. अगर NaCl है तभी Cl- लिख के आता. ठीक है हर्ष, आपको 1 मिनट म्यूट करते हैं और कुछ लिखते हैं बोर्ड पे. हर्ष 2 मिनट रुक जाओ, लोगों को ये लिखने दो, फिर अपन इसको डिलीट करेंगे, फिर आपका डाउट लेंगे. टेन सेकेंड्स मोर, जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत सारा है इसलिए ज्यादा टाइम दिया. ठीक है, सफिशिएंट है, अभी इसको डिलीट करते हैं. अभी हर्ष का डाउट चल रहा है. हर्ष का डाउट है कि वो NaCl में पॉजिटिव निगेटिव, हाँ हर्ष का डाउट है कि Cl पे निगेटिव रहता तो क्या समझना. तो ये है NaCl, इसमें लिखते हैं प्लस माइनस. ठीक है, फिर उसके बाद आता है HCl. तो HCl में ऐसा छोटा सा बॉन्ड बनाते हैं, HCl में छोटा सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इधर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा दिखता, आयोनिक बॉन्ड ऐसा दिखता. अरे ये है आयोनिक बॉन्ड और ये है कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं लिखा है. प्लस माइनस लिखा है मतलब कटायन और अनायन, कटायन और अनायन मतलब आयोनिक बॉन्ड. सोचो ना, कटायन के नाम में ही आयन है ना. देखो कैसे लिखते कटायन, कैट आयन, एन आयन, कटायन अनायन, उसमें नाम में आयन है. हर्ष रिप्लाई करे. यस सर, अंडरस्टूड. थैंक यू हर्ष. लास्ट डिफिकल्टी मंथन वानखड़े, प्लीज आस्क मंथन. Sir, I want to say that protons and electrons are needed for to tell that it is cation or anion. So, sir, then what is the work of neutron?
न्यूट्रॉन इज देयर टू इंक्रीज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। मंथन यही डाउट पूछ रहे जो कल एक बार डिस्कस हो गया था, अभी अपन वो बोर्ड पे लिख देते क्योंकि कल बोर्ड नहीं था। न्यूट्रॉन्स contribute only to the mass of the nucleus। mass of the nucleus लिखो या mass of the atom लिखो, ठीक है। न्यूट्रॉन्स do not have any charge, therefore they do not contribute to the charge। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज ही नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं चार्ज पे, सिर्फ मास पे कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। फिर कल वाली क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा के भी दिए थे, किसी ने शायद ग्रुप पे लिखा भी था कि वो पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भेज दो, तो देख लो क्या चीज है। लिखवाया था, लोगों को लिखने के लिए टाइम भी दिया था और किसी से रिपीट भी करवाए थे वो पॉइंट्स, विच मीन्स कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम वाज गिवन टू राइट द पॉइंट्स विथ यू, ठीक है। तो इनका डाउट अपन एक बार एक्सप्लेन करेंगे। जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास सिर्फ मास होता है, न्यूट्रॉन्स का चार्ज नहीं होता है। देखो, डू नॉट हैव चार्ज, न्यूट्रॉन्स का चार्ज नहीं है तो इसलिए क्या करते हो, चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके मंथन, क्लियर हो गया मंथन का डाउट, ठीक है, सफिशिएंट है। 10 seconds are being given to write this point, even though this point was already mentioned, you can write it again। आगे डिफिकल्टीज बाद में, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा आगे। चलो लिख लिया होगा सबने, आई अज्यूम सब लोगों ने लिख लिया है। अब इधर देखो, कल और इस पे भी अपनी चर्चा हुई थी, फास्फोरस 3,5, वो 3.5 बोला था कुछ लोगों ने। ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमा है, पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, फास्फोरस का वैलेंसी 3 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। तो इधर लिख रहा हूं मैं, फास्फोरस वैलेंसी इज 3 and 5 both, it has वेरिएबल वैलेंसी, उसकी 3 भी वैलेंसी है और 5 भी वैलेंसी है, उस चीज को अपन वेरिएबल वैलेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस का वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है। अब इस टेबल को एक बार फिर से अपन जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। सब लोग सिर्फ सिलिकॉन के बारे में देखो, इधर देखो सिलिकॉन पे बात कर रहे हैं अपन, बोर्ड पे मतलब स्क्रीन पे मैं मार्क भी कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मार्क दिस, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट सिलिकॉन राइट नाउ। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का सिंबल ऐसा ही है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर 14 है। अब सोचो, अगर 14 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 हो गया, है ना। लकीली उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 14 ही है, ठीक है। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में गए 2, दूसरे ऑर्बिट में गए 8, और फिर उसके बाद में कितने बचे, तो 4 बचे ना, तीसरे ऑर्बिट में गए 4। तीसरे ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन तीसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे क्योंकि सिलिकॉन के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स ही है, राइट। अब 4 है तो उसकी वजह से उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, उसकी वैलेंसी भी आ गई 4। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। 1 to 4 वाला फॉर्मूला यूज करो तो भी 4 आएगा वैलेंसी, 1 to 4 वाला फॉर्मूला यूज करो तो भी 4 आएगा, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला फॉर्मूला यूज करो तो भी उसका वैलेंसी 4 ही आने वाला है, ठीक है। और ये बाकी के एलिमेंट्स का वैलेंसीज हमने डिस्कस किया था। आप लोगों को वैलेंसीज लर्न करना है, एर्गॉन तक सब लोगों को वैलेंसीज लर्न हो जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो एर्गॉन तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछ लो। ये वाले स्लाइड में अगर डाउट है तो प्लीज पूछे। सोहन, सर न्यूट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन टू चार्ज मीन सर, हाउ सर, कैसा? सर आप बताइए न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या रहता। नेगेटिव। सोहन, ये कल भी आपका प्रॉब्लम था, आज भी आपका यही प्रॉब्लम चल रहा है। आप घर पे शायद पढ़ाई नहीं कर रहे, जो क्लास में लिखवा के दे रहे हैं वो आपको घर पे पढ़ना जरूरी है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल रहते, निगेटिव नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव रहते। याद आया, कल फोन पे भी डिस्कस किया था आपके साथ। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव रहते, न्यूट्रॉन, यस सर, यस सर। पर मेरा ये डाउट है कि
न्यूट्रॉन्स का चार्ज, न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन नहीं करते ना सर चार्ज को, तो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? अगर 4 प्रोटॉन होंगे तो उसका चार्ज कितना आया? 4 पॉजिटिव। 15 प्रोटॉन होंगे तो उसका चार्ज कितना आया? 15 पॉजिटिव। अब न्यूट्रॉन 4 लाओ, 15 लाओ, 50 लाओ या 1000 लाओ, चार्ज तो कुछ होने ही नहीं वाला है ना। समझा क्या? यस सर, जितने ज्यादा यस सर, प्रोटॉन यस उतना पॉजिटिव सर। चार्ज। वो हाँ ठीक है, डाउट समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ ना? यस सर। बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा उतना सिस्टम का निगेटिव चार्ज। 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 निगेटिव चार्ज, तो उसको 10 प्रोटॉन्स लगेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब जो न्यूट्रॉन है उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो 10 न्यूट्रॉन रखो, 50 न्यूट्रॉन रखो, 1000 न्यूट्रॉन रखो, चार्ज में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मास में फर्क पड़ेगा। तो मास में फर्क पड़ने की वजह से न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के नंबर से या तो ज्यादा रह सकता या तो इक्वल रह सकता। तो ये वाले टेबल में भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो कॉलम है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कॉलम है। इसमें आप देख पाएंगे कि जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से या तो ज्यादा है या तो इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखो इक्वल है और यहाँ देखो ज्यादा हो गए, फिर इक्वल आ गया, फिर ज्यादा हो गए, फिर इक्वल आ गया, फिर ज्यादा हो गए, फिर इक्वल, फिर ज्यादा, लेकिन फिर से ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस स्लाइड में डाउट है तो पूछे। हृदयांश कावरे। हेलो हेलो सर। सर, सिलिकॉन में 14 है, सिलिकॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14। यस सर, सिलिकॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14, करेक्ट। सर एल्यूमिनियम में भी 14 ही है। हाँ होने दो ना। सर तो फिर इलेक्ट्रॉन्स में एल्यूमिनियम में 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन में 14 है। हाँ। ऐसा क्यों सर? ऐसा 13 क्यों? में भी 14 है और 14 इलेक्ट्रॉन में 14 ही न्यूट्रॉन्स है। 14 वाले को 14 चाहिए होंगे बैलेंस करने के लिए, मास वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी देखो जैसे अब एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 13 प्रोटॉन्स है, बराबर, क्योंकि वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यस लेकिन प्रोटॉन्स इतने क्यों है उसका आंसर किसी के पास नहीं है। जब एल्यूमिनियम बनाया था तो उसमें 14 प्रोटॉन रख दिए, 14 न्यूट्रॉन रख दिए, 14 न्यूट्रॉन रख दिए तो वो एल्यूमिनियम बन गया। तो नेचर में 13 न्यूट्रॉन वाला भी एल्यूमिनियम का आइसोटोप मिलता होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी नेचर में कम होगी। 14 न्यूट्रॉन वाला आइसोटोप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, इसलिए वहां पे अपन 14 अज्यूम करते हैं। अब वो नेचर में क्यों ज्यादा मिलता है उसका आंसर थोड़ी है किसी के पास। ठीक है, आप ये समझो कि जो न्यूट्रॉन्स है वो ग्रेटर रहने चाहिए या तो इक्वल रहने चाहिए। अब वो वाली कंडीशन एल्यूमिनियम भी फॉलो कर रहा है और सिलिकॉन भी फॉलो कर रहा है। क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। हृदयांश का जो डाउट है उसका मतलब हृदयांश का डाउट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। कैसे सर? सिलिकॉन में भी 14 न्यूट्रॉन्स और एल्यूमिनियम में भी 14 न्यूट्रॉन्स, अब ऐसा क्यों? तो ये क्यों का आंसर किसी के पास नहीं है, राइट। व्हाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस में हाउ होता है, एटलीस्ट केमिस्ट्री में हाउ। रिएक्शन कैसे हुई, क्यों हुई का आंसर नहीं है। क्यों हुई मतलब स्टेबिलिटी के लिए हुई। स्टेबिलिटी क्या है, राइट। सो स्टेबिलिटी क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, हम कैसे बने हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी है केमिस्ट्री के, साइंस के क्वेश्चंस है, बट वो वाले क्वेश्चंस हम इस लेवल पे डील नहीं कर रहे। 8, 9, 10, 11, 12 बीएससी एमएससी लेवल पे वो क्वेश्चंस डील नहीं होते। ओके, बीटेक एमटेक लेवल, बीएससी एमएससी लेवल पे वो क्वेश्चंस डील नहीं होते। तो इस लेवल पे कौन से क्वेश्चंस डील होते हैं? ये चीज कैसे हो गई, रिएक्शन कैसे हुई, कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिएक्शन हुई, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 है, क्यों है उसका आंसर नहीं है। हाँ, एक रूल है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, वो रूल फॉलो कर रहा क्या? हाँ कर रहा है। नहीं फॉलो कर रहा क्या? जैसे हाइड्रोजन नहीं फॉलो कर रहा, क्यों फॉलो नहीं कर रहा है किसी को नहीं पता,
फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन है। अब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है, नहीं है। उसका एक दूसरा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन है, अच्छी बात है। और एक आइसोटोप है जिसमें दो दो न्यूट्रॉन है, और अच्छी बात है। ठीक है, सुमेध कुलकर्णी। सर मेरा इस स्लाइड में कुछ डाउट्स नहीं है, पर जो आपने पॉइंट एक बताया था ना, if the number of electrons is less than proton then it is cation। हाँ, तो सर उसके बाद का पॉइंट बताया ना, वो प्रोटॉन्स का। उसके बाद का पॉइंट में बताओ अभी। सुमेध आपका डाउट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ कटायन, इसमें डाउट है क्या? नहीं सर, आपने जो स्टेटमेंट बताया था मुझे बस वो स्टेटमेंट ही चाहिए। अरे यार वो तो फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था, मुझे भी याद नहीं मैंने उसके बाद क्या बोला। इट इज अ कटायन। कटायन में वो आपने ये बोला था सर। number of electrons is less than the number of protons. It is a positive charge species. It is called a cation. इतना ही बोला है मैंने। और सर अनायन का? अनायन में ये बोला कि number of electrons is more than number of protons. It is a negative charge species. It is called anion. तीन चीजें हैं, एक तो नाम, एक देखो तीन चीजें हैं, एक तो नाम कटायन और अनायन, दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन। इलेक्ट्रॉन अनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कटायन में प्रोटॉन्स ज्यादा। और तीसरा पॉइंट है कौन सा चार्ज है, तो कटायन पे पॉजिटिव चार्ज है और अनायन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है सुमित? ओके सर। ओके गुड। सुमित म्यूट करो। ठीक है, अभी हम डिफरेंस लिखेंगे कटायन और अनायन के बीच में, हम डिफरेंस लिखना चाहते हैं अभी। ठीक है, तो कटायन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अनायन का चार्ज क्या है? निगेटिव चार्ज है। कटायन में क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन। और अनायन में क्या है? सॉरी, कटायन में प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है और अनायन में क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है। बस इतना ही बताया मैंने अभी तक, मतलब यही काम का है। ठीक है, ये ऐसा डिफरेंस लिख लो। 1 minute इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डिफरेंस। डिफरेंस लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? नेक्स्ट। हाँ, अभी वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से अपन डिस्कस करते हैं। सब लोग शांति से सुनेंगे, एकदम फ्रेश माइंड से सुनेंगे। वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन एकदम प्रॉपर डेफिनेशन, पूरी दुनिया में यूज होने वाली डेफिनेशन, पूरे दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस डेफिनेशन से। ऐसी डेफिनेशन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी, राइट। और वो जो वैलेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी मॉलिक्यूल बना सकता है। ले दे के बनाना क्या है? ले दे के हमें मॉलिक्यूल डेवलप करना है। दे ट्राई टू फुलफिल देयर ऑक्टेट कंडीशन। ऑक्टेट कंडीशन क्या है? जब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर अभी ऑक्टेट बनाएंगे कैसे? तो या तो दे के, या तो लेके, या तो फिर शेयर करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, गेन्ड और लॉस्ट टू फुलफिल द ऑक्टेट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, वो शेयर या डोनेट एक ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है। और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो वो गेन या फिर शेयर एक इलेक्ट्रॉन कर सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है इसलिए शेयर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें और एक पॉइंट सुन लो ध्यान से, मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और इसी के साथ पैरेलली और एक चीज अपन क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। बस ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखना। नॉन मेटल जो है वो शेयर कर सकते और मेटल शेयर नहीं कर सकते। मेटल सिर्फ डोनेट कर सकते और मेटल अगर डोनेट करते तो नॉन मेटल एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है, इसमें डिफिकल्टीज इन दिस स्लाइड। वैलेंसी के कंसेप्ट में डाउट है तो पूछो।
जिनको वैलेंसी वाले कंसेप्ट में डाउट नहीं है तो हाथ नीचे कर लो। डिफिकल्टीज इन वैलेंसी। सार्थक, सर अगर कंपाउंड्स की वैलेंसी निकालनी हो तो पूरे कंपाउंड की? नहीं सर, पूरे कंपाउंड की वैलेंसी आती ही नहीं। अगर कंपाउंड बन सर गया फिर कंबाइन कैसे होते हैं? कंपाउंड थोड़ी कंबाइन होते हैं। कंपाउंड का कंबाइन होते हैं? कौन सा सर मैं आपको एक कंपाउंड? एग्जांपल दूं? हाँ दो ना। सर कंपाउंड, सर अगर ये बोला K2SO4 Al2SO4/3, तो सर वो उनमें कॉम्बिनेशन कैसे होता? तो Al का कॉम्बिनेशन होता है SO4 के साथ। आप जिसको कंपाउंड बोल रहे हो ना उसको आप ग्रुप बोलो। बोलो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, ग्रुप। हाँ, तो ग्रुप की ओवरऑल वैलेंसी डेवलप करते आती। यस सर। ठीक है, अभी सर आज वो कैसे निकल? अभी आज वाले क्लास में आ जाएगा। 2-3 स्लाइड के बाद में है ग्रुप के बारे में क्या करना है। ठीक है, जो चीज देखो यस सार्थक, कंपाउंड मतलब बनने के बाद फाइनली जो मिला वो कंपाउंड। जैसा वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो कंपाउंड है। हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी के बाद वो चीज बनी। फिर अगर आप Al2SO4 होल थ्राइस की बात कर रहे हो तो एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों की वैलेंसीज को कंसीडर करके अपन ने एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब उस एल्यूमिनियम सल्फेट की और वैलेंसी नहीं होगी। समझ में आया आपको? हाँ सर। सर फिर उसको K2SO4 से कंबाइन कैसे करते? वो ग्रुप वैलेंसी से? उसको कंबाइन नहीं, कंपेयर कैसे करते, तो वो ग्रुप वाली वैलेंसी से अभी बताने वाला हूँ मैं वो। ठीक है, यस सर। ओके सर। आदित्य, हेलो सर। हेलो आदित्य। सर वो आपने कहा कि दुनिया में हर एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, इनके अलावा। हाँ सर, तो सर एक तो वो शेयर करेगी, एक्सेप्ट करेगी या फिर डोनेट करेगी। तो सर अगर किसी एलिमेंट के पास 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन से, और उसने अगर एक डोनेट कर दिया, तो सर उसके पास तो 6 हो गए। तो फिर वो ऑक्टेट कैसे बनाएगा सर? नहीं, तो फिर जिसके पास 7 है वो एक डोनेट करता ही नहीं। जिसके पास 7 है वो एक एक्सेप्ट कर सकता या तो एक शेयर कर सकता। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता आदित्य। आप जिस एलिमेंट्स की बात कर रहे हो जिसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एग्जांपल है फ्लोरीन, उसका दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन। ठीक है, पिछले वाले स्लाइड पे जाते हैं। सार्थक म्यूट कर लेना। ये देखो पिछली वाली स्लाइड आ गई। इधर देखो, म्यूट फ्लोरीन ही है। दिख रहा है सब? म्यूट है तो आवाज कैसे ही मेरे को म्यूट है? हाँ सर। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा। क्लोरीन देखो, क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। वो क्या, उसकी देखो उसकी वैलेंसी 1 है कि नहीं 1? तो वो एक इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर लेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। इसीलिए ये वाला पॉइंट जो नीचे लिखा है, मेटल्स जो है वो डोनेट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और नॉन मेटल शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल्स है ना, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे या फिर वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। डोनेट कभी नहीं करेंगे। डोनेट सिर्फ मेटल्स करते हैं। जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन है वही डोनेट कर पाएंगे ना। आदित्य बताइए, हाँ सर। आ रहा है ना सर समझ में? हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू। बोलिए सोहन। सर सर किसी एटम को कैसे समझना सर कि वो सोहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर किसी एटम को कैसे समझना कि वो मेटल है या नॉन मेटल है? लर्न करना पड़ता सर। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये लर्न करने वाली चीज है। ऐसा देख के मालूम नहीं पड़ता कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। हाँ, अगर आपके सामने एटम रखा हुआ है तो वो देख के आपको पता चल जाएगा। अगर आपके सामने आयरन रखा है, लोहा रखा है, तो लोहे को लोहा मेटल है, एल्यूमिनियम का फॉइल मेटल का बना है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने आपको बताया ना कि एल्यूमिनियम मेटल है, तभी तो आपको पता चला। बराबर है? यस सर। सर पर सर फिर आप वो उसकी स्लाइड भेज शेयर करेंगे क्या सर ग्रुप पे कि हाँ सर, मेटल नॉन मेटल्स का? बिल्कुल सर, कर देंगे, डेफिनेटली कर देंगे। और सर न्यूट्रॉन फाउंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं सर, फॉर्मूला नहीं है उसका। अगर फॉर्मूला होता तो अभी तक बता दिया होता मैंने। किसी एलिमेंट में कितने न्यूट्रॉन्स है, इसके लिए सिर्फ लर्न करना ही एक ऑप्शन है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही नहीं,
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मुझे कैसे पता चला? किसी ने मुझे बताया तभी मुझे पता चला। उसके लिए कोई लर्न करने का सर ट्रिक। पर आपने बोला कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। बराबर, तो एटॉमिक नंबर भी तो पता करना ही पड़ेगा, लर्न ही करना पड़ेगा ना, उसका कोई ट्रिक नहीं है। यस नंबर सर। ऑफ प्रोटॉन के लिए अपन ने नया नाम दे दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन वो एटॉमिक नंबर जो है वो पता करने के लिए किताब में से देख के लर्न ही करना पड़ता। ठीक है। यस। हाँ, तो सोहन का जो डाउट था वो डाउट ये था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है या कितने प्रोटॉन्स है, तो वो चीज लर्न करनी पड़ती। हमें क्या पता चल सकता है? कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये वाला जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लर्न करना पड़ता, लेकिन कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये चीज 2n² से आता। लेकिन लर्न इसको भी करता, लेकिन इसका ट्रिक 2n² है। ठीक है, बताइए सोहन, और कोई डाउट है क्या? यस सर। सर वो आप जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सर उसको सर उसके उसके ए शेल में सर पहले वाले के एलिमेंट जो शेल है, तो के शेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन बैठते, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए तो उसका जो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। हाँ, उसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 है। ठीक है। यस सर। और 8 वाले शेल में सर अगर सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं नियॉन, नियॉन पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन, तो सर उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आया 2 और 8। बहुत बढ़िया, 2 और सर तो एकदम करेक्ट बोला आपने। अब जैसे आपने नियॉन का बनाया ना, तो वैसे आप घर पे हाइड्रोजन से आर्गन तक सबका ट्राई करना है। ठीक है। यस सर। और सर वो मतलब अगर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए, दूसरे शेल की कैपेसिटी 8 है, तो वो उस ऑक्टेट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना सर। बराबर, करेक्ट बोले आपने। और सर अगर सोडियम के पास एक एक एम वाला जो शेल है उसकी कैपेसिटी है 32 सर। 18 तो कैपेसिटी, 18 एम वाले शेल की कैपेसिटी 18 है। 18 यस सर 18 कैपेसिटी है थर्ड वाले सेल। तो सर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है सर, तो वो उसको शेयर है एक्स्ट्रा शेयर करते हैं, फिर डोनेट कर सकता है सर। शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ डोनेट कर सकता। मेटल्स सिर्फ डोनेट करते। यस सर। थैंक यू सोहन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लेगा। सिलिकॉन और उसके आगे कहानी बदल गई। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता। वो बोलता या तो मैं किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लूं या तो मैं मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दूं। फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो बोलता या तो मैं किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लूं या तो मेरे 5 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लूं। सल्फर वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, आर्गन वैलेंसी 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया अपना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आयंस, तो आयंस क्या होते हैं अभी मैंने बताया, लिखवा के भी दिया। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं कटायन। किसी का डाउट था, वो बोल रहे थे ना लिखवा के दे दो, तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं? निगेटिव चार्ज वाली चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं अनायंस। तो ये जो आयंस आते हैं ना, आयंस, ये आयंस होते हैं आयोनिक बॉन्ड वाले। ये जो आयंस होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? आयोनिक बॉन्ड में यूज होते हैं। देखो इधर लिखा हुआ भी है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कटायंस एंड अनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तब आयंस नहीं बनते। मतलब इसका मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि इन कोवैलेंट बॉन्ड्स, इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड। जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तब आयंस नहीं बनते।
सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों नहीं बनते? बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई आयंस की बात। इसमें डिफिकल्टी, डाउट्स रिगार्डिंग आयंस, कटायन एंड अनायंस। हृदयांश, हृदयांश डिफिकल्टी है क्या? नहीं है डाउट, बहुत बढ़िया। 1 minute is being given to write this down. इसको लिख लो पहले, चलो पहले लिख लो फिर डाउट्स लेते हैं। पहले जो भी बोर्ड पे दिख रहा है ना इसको लिख लो। चलो आई अज्यूम लिख लिया होगा सबने। 10 seconds more। सुमेध कुलकर्णी। Sir, Yes, ions are sir. not produced क्या? in covalent bond formation. Ions are not produced. Why? बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। आयन कब प्रोड्यूस होता है? डोनेट करने के बाद कटायन बनता और एक्सेप्ट करने के बाद अनायन बनता, बराबर है? Yes, sir. तो देखो ना नीचे लिखा है बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अगर शेयरिंग हो गई तो फिर किसी ने डोनेट किया ही नहीं और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों ने मिल बांट के शेयर किया ना, इसलिए आयंस नहीं बने। ठीक है, Okay, sir. ओके सुमेध। रोहिणी तेलंग। सर रेडिकल्स मतलब? हाँ, आयंस को ही रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे अभी किसी ने डाउट पूछा था ना कि सल्फेट वाली चीज में क्या होगा, तो उसी को हम रेडिकल्स बोलते हैं। अभी आज वाली क्लास में डिस्कस हो जाएगा रेडिकल्स क्या होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, आयंस को रेडिकल कंसिडर कर लो। जैसे कटायन और अनायन बोलते हैं ना, तो वैसे रेडिकल्स भी बोल देते हैं उस चीज को। रोहिणी कमेंट। ओके सर। थैंक यू। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। आयुष घरडे। आयुष Sir, the please, same, sir, the same doubt it was radicals. अच्छा यू हैड द सेम डाउट, ठीक है, थैंक यू आयुष। तो रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल मतलब आयंस होते हैं। आयंस को ही रेडिकल बोलते हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं हुआ इसमें। दो टाइप के रेडिकल मिलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना? दो टाइप के आयंस होते हैं ना। सोचो, जो आयंस बनते हैं, आयंस जो है, ये आयंस आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बिकॉज देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in covalent bond, therefore ions are not produced. Okay, when you join the class please mention your full name, first name और last name पूरा लिखो, उसके बाद ही क्लास ज्वाइन करो, नहीं तो उठा के फेंक देंगे क्लास में से। कल 2-3 बार विनोद थारू को फेंक दिया था मैंने। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, क्लास में मस्ती मत किया करो। आयंस आयोनिक बॉन्ड में यूज होते हैं। ठीक है, आयंस आर यूज्ड इन आयोनिक बॉन्ड। So thank you so much for waiting. Ions are used in ionic bonds and कोवेलेंट बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, और आयंस को ही रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, कटायंस एंड अनायंस। तो ये लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट सार्थक। सर 99% तो हाइड्रोजन फाउंड होता, लेकिन सर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी थोड़ा सा तो फाउंड होता होगा ना, तो सर उसमें भी कोई, सर वो कोई कंपाउंड नहीं बनाता क्या? बनाता ना, हेवी वाटर बनाता। ड्यूटेरियम का कंपाउंड हेवी वाटर रहता है। सर वो तो ग्रेफाइट से बनता ना हेवी वाटर? नहीं नहीं, किसने बोला? नहीं, यानी ग्रेफाइट इज यूज्ड एज कंट्रोलिंग एजेंट, कंट्रोलिंग हेवी एजेंट वाटर जैसा यूज होता होगा। ग्राफाइट का हेवी वाटर से कुछ रिलेशन होगा, मुझे नहीं पता वो रिलेशन क्या है।
और मेरे को उसके बारे में इंटरेस्ट भी नहीं है। आप ये समझे कि अभी जैसा वाटर है तो वाटर क्या रहता है H2O, तो जैसा H2O है वैसा हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटेरियम लिया तो ड्यूटेरियम का वाटर बनता है D2O, और वो D2O को बोलते हैं हेवी वाटर। अब उसका ग्राफाइट से कुछ और रिलेशन सर होता ट्रिटियम होगा का? ना? ट्रिटियम का वाटर तो नहीं बनता है, लेकिन ट्रिटियम के कंपाउंड्स बनते होंगे। फिर दूसरी चीज ये समझो, जैसे आपने ही बताया कि 99% हाइड्रोजन है। अब 99% हाइड्रोजन है मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ही है ना, तो हाँ, इसलिए इसलिए उसका ही ड्यूटेरियम, मास पकड़ा जाता है। हाँ इसलिए उसका मास पकड़ा जाता है। वैसे टेक्निकली अगर हाँ देखे एकदम बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली सोचे तो हाइड्रोजन का मास 1.008 रहता, हाँ, क्योंकि तीनों को मिला के उनकी तीनों का मिला के उनका प्रोबेबिलिटी एवरेज लेते बराबर। हाँ लेकिन अब अगर एवरेज नहीं लेना है, वो है ही नहीं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कभी कभी मिलते हैं, साल में एक ही बार आके मुंह दिखाते हैं, तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन का मास अपन 1 लेते हैं, ठीक है। हाँ और यस सर। ट्रिटियम के भी कंपाउंड्स बनते होंगे, लेकिन वो कंपाउंड्स अपन इतने ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये एक अच्छी चीज है, आप इसको सब लोग याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसमें से जो ट्रिटियम है वो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब रेडियो एक्टिव मतलब क्या सर? वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते, सिर्फ नाम याद रखो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा सबने। सोहन, अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप आपका डाउट पूछिए। वहां पे नाम के साथ लिखने की जरूरत नहीं, आई एम हैविंग डाउट, हाथ दिखता है मुझे। सबके डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपका डाउट पूछना, रिकन्फर्म मत करना जैसे पिछले बार किया था आपने। मैं जो पढ़ाता हूँ उसी स्टेटमेंट को फिर से बोलते हो और बोलते हो सर ऐसा ही ना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो खुद पे कि आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है। बार बार उसी चीज को रिकन्फर्म करवा के मत लो। सोहन अनम्यूट। सर एक बार कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड रिपीट करना सर। नहीं सर, आप बताइए मेरे को कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि बोर्ड पे दिख रहा है, बोर्ड पे नीचे राइट साइड में ब्लू कलर में जो लिखा है वही कोवेलेंट बॉन्ड है। आप बताइए क्या होता है। सर मुझे लगता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है और आयोनिक बॉन्ड में एक्सेप्ट। करेक्ट, बहुत सही आंसर दिया आपने, कॉन्फिडेंस रखो, आपका आंसर करेक्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग, और आपने बोला आयनिक बॉन्ड में एक्सेप्ट होता है। अब सोहन आप ये सोचिए कि अगर आयनिक बॉन्ड में एक्सेप्ट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कहीं से तो आ रहा होगा ना, कोई देने वाला तो होगा उसको। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता उसको बोलते हैं डोनेटिंग, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग। जो देता वो बनता कटायन, और जो लेता वो बनता अनायन। सोहन कमेंट करो। सर तो कोवेलेंट बॉन्ड सर मेटल फॉर्म करते होंगे सर। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल फॉर्म करते हैं, बराबर। और सर ये यहाँ पे तो मतलब ये आंसर की इसमें सर ये पहला पॉइंट है, मेटल्स आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब सर उनको जब डोनेट कर सर उसके पहले वो निगेटिव चार्ज में रहते क्या? न्यूट्रल रहते, एटम्स जो रहते हैं वो न्यूट्रल रहते। न्यूट्रल में से अगर नेगेटिव चार्ज निकाल लिया तो कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। बस वही लिखा है वहां पे, बराबर। यस ओके सोहन। यस सर, थैंक्स सर। कौशिक गेडाम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कौशिक अब ठीक है क्या? हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है कौशिक, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट कंसेप्ट। हाँ, अभी ये है रेडिकल्स। रेडिकल्स भी है और ग्रुप्स भी है, और कटायंस और अनायंस दोनों चीजें है इसमें, ठीक है। ये टेबल देख के डरना नहीं है, पहली बात तो छोटा सा टेबल है, लर्न हो जाएगा। हाँ सर, इसको लर्न करना जरूरी है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेबल, यू हैव टू रिमेंबर दिस कंप्लीट टेबल। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ टेबल है, ग्रुप पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जिनका डाउट था सल्फेट, वो किसी ने तो भी पूछा था ना K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, देखो वो वाली चीज यहाँ सल्फेट लिखी हुई है, ओके। तो अभी आप लोग ये समझो कि सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना है कि कटायंस और अनायंस दो टाइप के आयंस होते हैं, बराबर। कटायन होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, और अनायन होते हैं निगेटिव चार्ज वाले, ठीक है ये चीज। अब देखो, ऐसी चीजें जिनकी वैलेंसी 1 है, तो कौन सी चीजें उनकी वैलेंसी 1 है? तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। ये ब्रैकेट में जो 1 लिखा है वो उसकी वैलेंसी है। नीचे देखो पॉइंट लिखा है, सम एलिमेंट्स
show more than one valency, a Roman numeral shows their valency in bracket. तो देखो यहाँ पे कॉपर का 1 वैलेंसी है और कॉपर का 2 वैलेंसी है। अभी बताया था ना फॉस्फोरस जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो वैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जो मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं। तो कॉपर जो है वो मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है, 1 भी करता है 2 भी करता है। और आयरन जो है, आयरन भी मोर देन 1 शो करता है ना, 2 भी करता है और 3 भी करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसको डिलीट करते हैं। तो वैलेंसी 1 वाली चीजें कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये चारों मेटल्स है। सोडियम भी मेटल, पोटेशियम भी मेटल, सिल्वर भी मेटल, कॉपर भी मेटल। मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो देखो इन्होंने डोनेट कर दिए और बन गए कटायंस। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा है ये जो है दीज आर, एक सेकेंड होल्ड करो प्लीज, होल्ड करो। ये जो लिखा है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कटायंस। ठीक है, ये है एग्जांपल्स ऑफ कटायन, ये कटायन के एग्जांपल्स है। ओके, फिर आगे इधर देखो ध्यान से, ये जो है ये निगेटिव वाली चीज है। तो ये निगेटिव वाली चीजें क्या है? निगेटिव वाली चीजें है एग्जांपल्स ऑफ अनायंस। जो निगेटिव वाली चीज है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनायंस। ओके, और ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके साथ चला गया, ये चीज इसके साथ इंक्लूड कर देना। ये वाला पॉजिटिव भी इसी के साथ इंक्लूड कर देना। और ये जो निगेटिव वाली चीजें दिख रही है, ये निगेटिव वाली चीजें है एग्जांपल्स ऑफ अनायंस। ठीक है, सो एक बार फिर से, मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते तो निगेटिव आ गया। तो ये हो गए कटायंस, ये हो गए अनायंस। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, पॉली एटॉमिक आयंस को हम बोलते हैं ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप। तो ये वाली चीज इसको बोलते हैं सल्फेट ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप। कैल्शियम कार्बोनेट नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऐसे कंपाउंड्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। जैसे बेसिस पता होंगे आपको, तो बेसिस में क्या ग्रुप होता है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे एटम के इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कर दो तो कटायन और अनायन बनते हैं ना, तो वैसे पॉली एटॉमिक चीजों के लिए भी होता है। तो इनको बोलते हैं ग्रुप्स, एंड ये ग्रुप्स हम लोगों को लर्न करने होते हैं। अमोनियम ग्रुप पॉजिटिव है, बाकी सारे ग्रुप्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी के सारे ग्रुप्स क्या है? निगेटिव चार्ज वाले हैं। ओके, तो नॉन मेटल वाले निगेटिव बनाते मतलब अनायन बनाते, मेटल वाले कटायन बनाते, और इसी के साथ पॉली एटॉमिक आयंस भी होते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ग्रुप्स, दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है, नाइट्रिक एसिड सुना होगा आपने, HNO3, तो HNO3 में नाइट्रेट ग्रुप होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH ग्रुप होता है। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। वैलेंसी 3 वाला ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप, वैलेंसी 2 वाला ग्रुप कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फेट। सल्फाइड और सल्फेट में एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, सल्फाइड में कम है और सल्फेट में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, याद रखने के लिए। तो ये टेबल लर्न कर लेना, ये PPT शेयर हो जाएगा, टेक्स्ट बुक भी शेयर हो जाएगा, बट ये टेबल आप लोगों को लर्न होना चाहिए। और इसी के साथ ये पता होना चाहिए कि जो पॉली एटॉमिक आयंस है वो ग्रुप्स है, तो ग्रुप की भी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब हम डिफिकल्टीज लेंगे। वेदांत बंसोड़, तो फिर हाइड्रोजन क्या बनाता, कटायन या आयन? दोनों बनाता। हाइड्रोजन जो है वो दोनों चीजें बनाता। सोचो हाइड्रोजन जो है बहुत यूनिक चीज है, कटायन भी बनाता और अनायन भी बनाता, सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। और सिर्फ कटायन अनायन नहीं, वो तो शेयर भी करता। सामने वाले ने बोला शेयर करना है, हाइड्रोजन बोलता चल यार शेयर कर लेते, कंपाउंड बना देते। सामने वाला बोलता मैं नॉन मेटल हूँ,
मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन बोलता जा ले जा। सामने वाला बोलता मैं मेटल हूं, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो हाइड्रोजन बोलता चलो मैं इलेक्ट्रॉन ले भी लेता। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता कम और देता ज्यादा। मतलब कंपेयर करे तो हाइड्रोजन का देने का टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन शेयर करने का भी टेंडेंसी है, और लेने का भी टेंडेंसी है, लेकिन लेने का टेंडेंसी देने के टेंडेंसी से थोड़ा सा कम है, तो लेने का टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा है। वेदांत क्लियर हुआ क्या? वेदांत यस सर क्लियर। आज तो नहीं हुआ ना? यस सर क्लियर, थैंक यू सर। ओके ओके। तो जो चीज मैंने वेदांत को बताया ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब लोगों के लिए। हाइड्रोजन कैन डोनेट, शेयर, डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। It can form ionic bond as a donor, ionic bond as an acceptor, and covalent bond भी फॉर्म कर सकता है वो, and covalent bond as well, क्योंकि वो शेयर, डोनेट और एक्सेप्ट तीनों कर सकता है। लेकिन टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन टू डोनेट इज मोर देन टू एक्सेप्ट। हाइड्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी हल्की सी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ओके, ये पॉइंट लिख लो। प्लीज राइट दिस पॉइंट। 1 minute is being given to write this point with you. 1 मिनट दिया जा रहा है, इसको जल्दी से लिख ले। चलो डिफिकल्टीज, आई होप ये लोगों ने लिख लिया होगा सबने। We'll start with the difficulties now. Madhura. Sir, in this polyatomic ions, we have seen that elements form compounds only when they want to stable. But Yes. here we can see the charges. So because there are charges, they are not stable. Therefore, they want to form the compounds. Sulfate is a group. Sulfate is not stable. Therefore, it wants to form a compound. But sir, why has sulfur formed an compound with O2O2? ओके। सो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, ठीक है, प्लीज होल्ड। ओके, ये लिख लो यार पहले। ये लिख लिया होगा सबने? I assume everyone has written this. मधुर, आई हैव पुट यू ऑन होल्ड। पहले मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप कमेंट करना। सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है, कुछ बोर्ड पे लिखूंगा मैं। सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे कंपाउंड बनाता है ये। एक कंपाउंड है SO2, एक कंपाउंड है SO3। ठीक है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, सो ये जो दो है ये तो कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड दिस, इसके और अलावा सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू प्रोड्यूस ग्रुप्स। इसके अलावा वो ग्रुप भी बनाते हैं। देन दीज ग्रुप्स कैन रिएक्ट विथ सम कटायंस। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड तो बना लेते हैं, कंपाउंड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन कंपाउंड बनाने के बियॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन मिलके कुछ ग्रुप भी बनाते हैं, और ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनकी अपनी खुद की वैलेंसी होती है। जैसे SO2 और SO3 की वैलेंसी नहीं है, ये तो कंपाउंड है, कंपाउंड की कोई वैलेंसी थोड़ी होती है, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, और ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप्स एक्चुअली होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब जैसे जो अभी आयंस का कोई एग्जांपल, सोडियम का आयन, फ्लोरीन का आयन, ये सारे क्या है, ये सारे मोनो एटॉमिक है। इसके अलावा अगर अपन थोड़ा और सोचे तो पॉली एटॉमिक आयंस भी अवेलेबल होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस भी अवेलेबल होते हैं। और पॉली एटॉमिक आयंस का कोई एग्जांपल अगर अपन देखें तो वो SO4 2- होगा। अब ये जो SO4 2- है, इसकी खुद की वैलेंसी 2- है, तो ये क्या करता है, Na+ के पास जाके रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो रिएक्ट करते वक्त ये इसको इसके 2 टाइम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो इधर 2 नेगेटिव है और इधर सिंगल पॉजिटिव है, तो सिंगल पॉजिटिव 2 बार अगर लेंगे तभी SO4 के साथ रिएक्ट कर सकेगा, तो वो केस में जो कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड क्या बनता है, Na2SO4। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इज Na2SO4। ठीक है, मधुरा कमेंट। Sir, no, means I wanted to ask that when we have learned that compounds are only formed to gain the stability. Right. But here compounds are not formed to gain the stability. They are having charges. So why is so? Means SO2, okay, SO2 has formed a compound to gain stability, but here they are not gaining the stability. So why have they formed a compound? सल्फर और ऑक्सीजन ने SO2 and SO3 बनाया, वहां तक तो ठीक है, there is no problem because they are gaining some stability. But even after combining with oxygen, even after forming SO4, still it is having a charge. Why is this so? This is your question, right, Madhura? Yes, sir. अंडरस्टूड। तो मधुरा का डाउट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा डिफिकल्टी है कि सर जब तक सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते थे और कंपाउंड बनाते थे, तब तक तो समझ में आता है कि कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन ने ऐसा क्यों बनाया कि उसपे चार्ज आ गया? अगर उसपे चार्ज आ रहा है तो उसने बनाना ही नहीं चाहिए था, राइट? तो उसका एक रीजन ये है कि सोडियम ने बोला इन द सेंस, ऐसा इमेजिन करो कि कहीं तो भी एक Na+ प्रेजेंट था, ठीक है, एक Na+ प्रेजेंट था। अब वो जो Na+ था, उस Na+ को रिएक्ट करना था, तो रिएक्ट करने के लिए वो SO2 के पास गया और SO3 के पास गया, तो ये दोनों ने बोला हम तो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि हम तो कंपाउंड है, हम तो ऑलरेडी स्टेबल है, हमको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये सोडियम ने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखो ना यार, कुछ होता होगा तो वहीं से कुछ हेल्प कर दो। फिर ये SO3 ने सोचा कि अगर मैं एक और ऑक्सीजन लेके आ जाऊं तो वो ऑक्सीजन लाने के बाद मैं SO4 2- में कन्वर्ट हो सकता हूँ। फिर अगर मैं SO4 2- में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो सोडियम को बोलूंगा उसके एक और दोस्त को लेके आ जाए, जिससे कि Na2SO4 अपन बना सकते हैं। तो वन ऑफ द रीजंस इज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म हायर कंपाउंड्स। सल्फर और ऑक्सीजन SO2 और SO3 तो बनाते ही थे, लेकिन इसके अलावा भी वो और कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं। सल्फर अकेला ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता, ऑक्सीजन अकेला सल्फर से रिएक्ट कर सकता, लेकिन दोनों मिलके और ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब ये जो SO4 2- बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप की अपनी खुद की वैलेंसी है। सोचो, हम अकेले अगर कुछ काम करने जाए तो अकेले से वो काम उतना अच्छे से नहीं होगा, लेकिन अगर हम 4-5 लोग मिलके कोई काम करने जाए तो वहां पे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अब वहां पे क्या बन गया, वहां पे ग्रुप बन गया। सल्फर और ऑक्सीजन ने मिलके ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि वो ज्यादा एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाना चाहते थे। तो वो एक ग्रुप आ गया जिसपे चार्ज 2- आ गया, और अब वो सल्फर अकेला नहीं है जो रिएक्ट करने जा रहा है, वो ऑक्सीजन भी अकेला नहीं है जो रिएक्ट करने जा रहा है, ये पूरा का पूरा एज अ ग्रुप जा रहा है। मधुरा, दिस मेक सेंस? Yes, sir. Means this means that this will for S2
Na2SO4 will be only formed when SO3 and oxygen are present. So you can consider it that Na and SO4 2- group are present. अब ये जो मैंने कहानी बताई, SO3 एक ऑक्सीजन लेके आ गया, this was a made up कहानी. Okay, so I need to explain. But the real concept over here is that if sodium, sulfur and oxygen, these three elements have to form a compound together, then sulfur and oxygen will react, they will form SO4 2-, and then that SO4 2- will form a compound with sodium. Yes sir, done sir. Very good. तो अभी जो मैंने बोला वो मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ. इसको पहले मैं लिखता हूँ, बाद में आप लोग लिखेंगे. If sodium, oxygen and sulfur want to form a compound together, then हाँ ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं. इसको पूरे को डिलीट करते हैं. मैं लिखवा रहा हूँ, मैं लिखा के दूंगा. If Na, sulfur and oxygen want to form a compound together, then sulfur and oxygen will form sulfate group first. Then this sulfate group will react with Na to form ठीक है. और जो सल्फेट ग्रुप है वो सल्फेट ग्रुप कैसा दिखता है? सल्फेट ग्रुप दिखता ऐसा. तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ज्यादा कंपाउंड्स बन सके. नहीं तो क्या होता था, 2 एलिमेंट्स ही कंपाउंड बना सकते थे, अब 3 एलिमेंट्स कंपाउंड बना सकते हैं. ऐसे 4 एलिमेंट्स भी कंपाउंड बना सकते हैं. जो मधुरा का डाउट था उसका और एक रीजन, मधुरा ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स सिर्फ कंपाउंड्स बनाने लग गए तो किसी कंपाउंड में मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट हो पाएंगे. लेकिन अगर एलिमेंट्स मिलके ग्रुप बनाने लग गए तो 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स के भी हम कंपाउंड्स डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. आदित्य. हेलो सर. हेलो आदित्य. सर अगर किसी को रिएक्ट करना हो किसी एलिमेंट को, तो सर एक तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, शेयर या फिर डोनेट करेगा. वेरी गुड. तो सर अगर उसे एक्सेप्ट, शेयर या डोनेट करना हो, तो अगर किसी एलिमेंट को डोनेट करना हो तो सर वो इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में से बाहर निकालने के लिए कुछ तो फोर्स लगता होगा ना सर उसको. हाँ लगता ना. और सर अगर वैसे ही एक्सेप्टर को भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगता होगा ना अट्रैक्शन के लिए. लगता ना. तो सर अगर हम वो डोनेटर को कहाँ से वो उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलता है वो शेल से बाहर निकलने के लिए, और सर वो एक्सेप्टर एटम में सर बाहर के शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही रहते ना, तो सर वो इलेक्ट्रॉन रिपेल क्यों नहीं होते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आदित्य. मैं आंसर बताऊंगा इस चीज का. ठीक है. तो आदित्य ने डाउट पूछा है कि सर अभी जैसे किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो वो डोनेट करते टाइम उसको कुछ तो एनर्जी या फोर्स लग रहा होगा ना. ऐसे ही कोई चलते चलते थोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. फिर दूसरी चीज, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो उसको भी तो कुछ तो फोर्स या एनर्जी लग रही होगी. तो उसका आंसर है वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं. अब हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? जो रिएक्शंस हम करवाते हैं उन रिएक्शंस में अपन एनर्जी देते. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के अगर वाटर बनाना है तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती. बिना इलेक्ट्रिसिटी के वाटर नहीं बनता. अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रख दिया तो वो अपने आप रिएक्ट नहीं करते, वो मिक्सचर बनाएंगे. उस मिक्सचर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ही वाटर बनेगा. तो वो एनर्जी हम देते हैं आदित्य. फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो अपने आप हो जाती, तो वो रिएक्शंस रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेती है, सराउंडिंग से एनर्जी लेती है. ठीक है. जिस तरह से मेल्टिंग ऑफ आइस अपने आप हो जाता. अपने आप क्यों हो जाता है? क्योंकि सराउंडिंग में उतनी एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो अगर कोई जैसे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आ जाओ, वो अपने आप रिएक्ट कर जाएंगे. वो अपने आप क्यों रिएक्ट करेंगे? उनको वो एनर्जी, उनको वो रिक्वायर्ड फोर्स सराउंडिंग से मिलता है.
और जिस केस में सराउंडिंग से नहीं मिलता उस केस में वो फोर्स, वो एनर्जी हमें देना पड़ता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन में नहीं देना पड़ता, लेकिन वाटर की रिएक्शन में देना पड़ता। ठीक है, आदित्य कमेंट करेंगे। सर तो फिर वो सर वो फिर वो है जैसे आपने अभी एग्जांपल बताया था वो वाटर का। हाँ, तो सर फिर मतलब एकदम स्टार्टिंग में जब वाटर बना तो तब तो सर कोई था नहीं ना इलेक्ट्रिसिटी उनको देने के लिए। हाँ, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में जो वाटर बना, एकदम पहले जब धरती बनी तब वाटर कैसे बना, उसके बारे में किसी को नहीं मालूम कि पानी कैसे आया। मतलब अर्थ पे सबसे पहला पानी कैसे आया वो नहीं मालूम, लेकिन अगर अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उससे वाटर कैसे बना सकते ये मालूम है। ठीक है। मतलब जो एकदम सबसे पहले फिर अब धरती बनी, फिर धरती जो थी वो पहले सॉलिड कैसे बनी, फिर उसपे बाकी के एलिमेंट्स कैसे आए, तो वो सारी चीजें हमें नहीं पता है ना अभी। तो जैसे अब हाइड्रोजन कहाँ से आया, सोडियम कहाँ से आया, तो वो नहीं मालूम अपने को, वो किसी को ही नहीं मालूम है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, उस चीज पे रिसर्च हुआ ही नहीं है, वो हाइपोथेसिस है। कोई था तो नहीं वो टाइम पे देखने के लिए कि अर्थ बनी कैसे। बोलते हैं ना अर्थ इतने साल पुरानी है, किसने जाके देखा, राइट। तो वैसे ही सबसे पहला पानी कहाँ से बना वो नहीं पता, किसी को ही नहीं पता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से वाटर बन सकता है ये पता है, कैसे बनाना है ये पता है, और कैसे बनाना है ये पता है, इसीलिए स्पेसशिप में, स्पेस शटल में पानी बना सकते। हाइड्रोजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते और वहां पे ले जाके पानी बनाते और वो पानी यूज करते। ठीक है, तो नेक्स्ट श्रेष, श्रेष प्लीज अनम्यूट। इन्होंने हाथ नीचे कर दिया। आदित्य ढाले, आदित्य प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। लोग कैसे मजाक मजाक में हाथ उठा के देखते हैं कि हमारा नंबर लगता कि नहीं। हर्ष व्यवहारे। सर आपने जो पिछले स्लाइड बताई थी उसमें कार्बोनेट का सिंबल सर वो हर्ष आपकी कुछ भी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। आई एम वेरी मच सॉरी, आपको म्यूट करना पड़ा मुझे। आप जो बोल रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ मुझे ये समझ में आया कि आप ये वाली स्लाइड स्टार्ट करने बोल रहे थे, तो मैं ये वाली स्लाइड पे तो आ गया। अब मैं आपको फिर से अनम्यूट करूंगा और आप आपका डाउट बोलने का कोशिश करो। हर्ष। सर नाउ इट इज ऑडिबल। Harsh, I cannot hear you. Now it is. Your voice is lagging and I am very much sorry. I cannot take your difficulty at this point of time. आप WhatsApp पे मैसेज करना मुझे, मैं देखता हूँ क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। ठीक है, कौशिक गेडाम। सर आपने बोलिए कौशिक। सर आपने एक जगह पे लिख के बताया था कि नॉन मेटल्स डोंट शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। कौशिक, मेटल्स डोंट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल शेयर करते हैं। नॉन मेटल्स शेयर भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, मेटल्स सिर्फ डोनेट करते हैं। सॉरी सर, आई हैड अ कंफ्यूजन। नो प्रॉब्लम कौशिक, मेटल्स कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स। आस्क योर डिफिकल्टी। कौशिक इतना ही था क्या? अच्छा, इतना ही डाउट था कौशिक का। मेटल, यस सर। ओके ओके, मेटल्स डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओनली नॉन मेटल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अक्षय राठौड़। So what about the metalloids? What do they do? They gain or lose the electron? मेटलॉइड्स को मेटल जैसा, मेटलॉइड्स को नॉन मेटल जैसा कंसीडर करो फॉर द पर्पस ऑफ वैलेंसी। फॉर द पर्पस ऑफ वैलेंसी मेटलॉइड्स आर कंसीडर्ड एज नॉन मेटल्स, दे कैन एक्सेप्ट और दे कैन शेयर। ठीक है, श्रीकांत पटोगार। श्रीकांत। Sir, as you told that hydrogen cannot donate electron. So sir, how? मैंने ये नहीं बोला सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, लेकिन
शेयरिंग के कंपैरिजन में उसका टेंडेंसी कम है और एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी और भी कम है. I will write something on the board. See if this makes sense. श्रीकांत प्लीज रीड. राइट साइड में देखो क्या दिखा है. Yes, sir. Maximum tendency of hydrogen is to share electrons, then it has tendency to donate, then it has tendency to accept. सबसे ज्यादा कंपाउंड हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड वाले आते हैं. श्रीकांत एक बार अब ये वाला स्टेटमेंट भी रीड कर लो. Yes, sir. Maximum number of compounds of hydrogen are because of covalent bond. नाउ क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear. गुड, थैंक यू. म्यूट कर लो, लोअर योर हैंड कर लो. और ये यहाँ पे ना छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. बिकॉज का स्पेलिंग गलत हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया मेरा. बिकॉज, ठीक है. सोहन, सोहन प्लीज आस्क. सर वो सर एटम्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते सर? उनकी क्या मतलब क्या आर्ग्यूमेंट की कंपाउंड फॉर्म होते? स्टेबिलिटी के लिए. एटम जो रहते हैं वो स्टेबल नहीं रहते, उनको ऑक्टेट फॉर्म करना रहता. ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए कंपाउंड फॉर्म करते. सर तो वो ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए या तो फिर वो डोनेट करेंगे या तो फिर एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर शेयर करेंगे. बस एक्सेप्ट करने के लिए, डोनेट करने के लिए, शेयर करने के लिए ही तो कंपाउंड बनते हैं. सोचो, अगर किसी की शेयर करना है तो किसी के साथ तो शेयर करना पड़ेगा. किसी के साथ शेयर करना है मतलब उसके साथ रहना पड़ेगा. उसके साथ रहना पड़ेगा मतलब कंपाउंड बनाना पड़ेगा. डोनेट करना है तो कोई लेने वाला भी तो चाहिए, उसके साथ बैठना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा. एक्सेप्ट करना है, कोई देने वाला तो चाहिए, जो देने वाला रहेगा उसके साथ एग्जिस्ट करना पड़ेगा. एग्जिस्ट करना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा. क्लियर है सर? यस सर. सर और वो कॉपर सल्फेट जो है सर वो मेरे को पता नहीं नाम, पर वो सर में लिया हुआ है कि SO और 2 माइनस सर और प्लस. सर आपने वो दूसरी वाली जो स्लाइड थी ना, वो कोई तो भी था उसने पूछा था तो क्वेश्चन, तो सर वो उसमें प्लस O3 सर वो माइनस प्लस है सर. एक इसके पास 2 माइनस है और एक इसके पास प्लस है सर, तो क्या होगा सर? वो नेक्स्ट टर्म पे पूछ लेना सोहन, ठीक है. कॉपर सल्फेट वाली चीज नेक्स्ट टर्म पे वैसे ही क्लास में कवर हो जाएगा, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वो. ठीक है सर. थैंक यू. हाथ नीचे कर लो. आज का लास्ट डिफिकल्टी आदित्य. सर जैसे सोडियम है. हाँ सोडियम है. सोडियम में प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है. वैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसको 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की क्या जरूरत पड़ी? मतलब वैसे भी मतलब वो ये बैलेंस हो सकता था. हाँ बैलेंस है ना. सोचो, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम का एटम न्यूट्रल है, तो हाइड्रोजन का भी एटम न्यूट्रल है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से. लेकिन सिर्फ न्यूट्रल होना मतलब स्टेबल होना ऐसा थोड़ी होता. स्टेबल होने के लिए तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने बोला अपन डोनेट कर देते और उसकी वजह से अपन Na+ बन जाते. आदित्य यहाँ तक समझा? यस सर. तो वैसा जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या बोलता है, यार मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मेरा डुप्लेट बन जाता, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेता, या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर लेता. और अगर नहीं मिलता है तो मैं मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता हूं और बिना इलेक्ट्रॉन के रह लेता हूं. कम से कम ऑक्टेट या डुप्लेट के झंझट में तो नहीं पड़ना पड़ेगा. तो एटम्स जो रहते हैं वो अपने आप में न्यूट्रल तो रहते ही है, लेकिन
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनको ऑक्टेट बनाना पड़ता, और वो ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, शेयर करते या एक्सेप्ट करते, और उसी की वजह से दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स बने वो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। आदित्य कमेंट करो। यस सर। ये कौन है ये एंड मीटिंग? मेरी क्लास है, मेरे को चाहिए तो मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा, आपको जाना है तो आप चले जाओ। अभी मैं इनको क्लास से बाहर फेंक रहा हूँ। कोई तो भी स्टूडेंट थे, उन्होंने नाम रखा था एंड मीटिंग और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था। क्लास का टाइम हो गया है, जिनको जाना है जाओ। आप लोग 6:30 क्लास ज्वाइन करके 6:45 पे भी जा सकते हो, 6:31 पे भी जा सकते हो। नहीं आना है तो मत आओ क्लास में, लेकिन अगर कोई डाउट पूछ रहे हैं और मुझे बताना है तो मैं क्लास का टाइम डेफिनेटली एक्सटेंड कर सकता हूँ। वेदांत बंसोड़। सॉरी सर, लेकिन आप सर वैलेंसी का कंसेप्ट होने के बाद मोल कंसेप्ट का भी रिवीजन लोगे ना, उसमें भी डाउट है हमें। वैलेंसी होने के बाद फिर से वैलेंसी होने के बाद मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उसी के बाद एसिड बेसिस सॉल्ट्स चालू होगा। ठीक है, अभी वैलेंसी ही नहीं हुआ है और 1-2 लेक्चर लगेंगे वैलेंसी को। संडे वाला लेक्चर वैलेंसी, उसके बाद देखेंगे मोल कंसेप्ट। आयुष घरडे। आयुष प्लीज आस्क। Sir, I was asking about the mole concept. नहीं अभी नहीं, मोल कंसेप्ट बाद में। आदित्य। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। सर हमें पिछले साल टीचर ने बताया था स्कूल में कि वी आर एबल टू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो सर जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे में कंबाइन होकर सर वो ये वाटर बनाए, तो सर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट, शेयर या फिर डोनेट हो गया था। तो सर जब हमने उसको अलग किया तो हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन को सेपरेटली और हाइड्रोजन को सेपरेटली यूज़ कर सकते। तो सर उसमें इलेक्ट्रॉन्स वापस कैसे जाते? देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया था, बहुत अच्छा डाउट है आपका। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने शेयरिंग की थी। ये ऐसा रहता वाटर, ये है हाइड्रोजन, उसके बाजू में ये हो गई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया वापस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है आदित्य, दिख रहा है क्या वाटर का मॉलिक्यूल? यस सर। अब इमेजिन करो इसके नीचे और एक वाटर का मॉलिक्यूल मैं बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। फिर होता क्या है, बाद में जब इससे वाटर से अपने को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करने का है, तो ऐसा इमेजिन करो, ये ऐसा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल गया, ये ऐसा दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल गया, और ये बीच वाला ऐसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चला गया। तो ये जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करके उन्होंने बॉन्ड बनाया था, वो लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते और फिर नए कंपाउंड बना लेते। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस लेके गए और दूसरी जगह चले गए। दिस इज एज गुड एज सेइंग, मैं और मेरा एक दोस्त है, मुंबई में हमने 10-10 हजार रुपए डाल के एक बिजनेस स्टार्ट किया। 20,000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट था। वापस अकोला आना था तो हमने हमारे 10,000 वापस ले लिए, अकोला आ गए और अकोला में वही 10,000 से फिर से खुद का नया बिजनेस स्टार्ट किया या नए एलिमेंट के साथ में शेयरिंग किया। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयरिंग में लगाया था वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते। और इनफैक्ट एयर में जो ऑक्सीजन है बिल्कुल वैसा ही ऑक्सीजन वाटर से मिलता, वो दोनों ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं रहता। उसको इनहेल करने के लिए यूज कर सकते, प्लांट्स भी वो वाला ऑक्सीजन यूज कर सकते। सिर्फ फर्क ये है कि वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट करना कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन पॉसिबल है। आदित्य कमेंट। हाँ सर, और सर एक और था कि जो हाइड्रोजन गैस है सर वो हाईली फ्लेमेबल है ना? तो सर जब हम रॉकेट लॉन्च करते स्पेस में, तो मैं सर जब वो रॉकेट लॉन्च होता तो सर एक लेयर ऐसे आती होगी ना जिसमें हाइड्रोजन गैस की वो लेयर है, और जब सर उसमें से रॉकेट पास होता तो रॉकेट के पीछे से जो फ्लेम निकलती उससे वो वहाँ पर ये क्यों नहीं होता सर्किट, मतलब ब्लास्ट क्यों नहीं होता सर वो उधर? इतना सारा हाइड्रोजन गैस एयर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब यार इसके बारे में ना एग्जैक्टली मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्योग्राफी का कंसेप्ट आता है। कुछ होता है ना वो स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो वहां पे बहुत सारा हाइड्रोजन एक साथ रखा हुआ नहीं है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए वहां पे ब्लास्ट नहीं होता होगा। और अगर वहां पे हाइड्रोजन बहुत सारा होगा एट अ गिवन पॉइंट ऑफ प्लेस,
अगर एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा हाइड्रोजन होगा और वहां से अगर रॉकेट जा रहा है या कोई भी बर्निंग सब्सटेंस जा रहा है तो वो हाइड्रोजन फ्लेमेबल होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वहां पे इतना सारा हाइड्रोजन होगा नहीं, ठीक है। आदित्य कमेंट ठीक है सर। देख के बताएंगे उस चीज में, वो इतना वैलेंसी से रिलेटेड भी नहीं है तो उसमें हमें अभी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सुमित कुलकर्णी, आज का लास्ट डाउट पूछिए। सुमित अनम्यूट। यस सर ये पॉली एटॉमिक आयंस है ना सर, ये लास्ट, राइट, उसमें फोर्थ हाइड्रोजन, उसमें सिंबल क्यों नहीं है सर? नहीं नहीं, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, ये पूरे का नाम है हाइड्रोजन, ये ऐसा है वो, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब कंबाइन है क्या सर? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही चीज का नाम है। जैसे कार्बोनेट रहता है ऐसा, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में देखो कार्बोनेट में अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं ये यहाँ पे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता, ठीक है। ओके सर, ओके सर, हाँ ठीक है। आई थिंक दे वाज डिफरेंट। ओके सर, थैंक यू सर। हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वन सिंगल नेम, मतलब सेपरेट स्पेस लगाना है वो दोनों के बीच में, स्पेस पुट करना है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम नेम। म्यूट कर लो। ओके, सो अभी देयर आर सम 80 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा लगा ये देख के कि स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर डिफिकल्टीज। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई विल मीट ऑल ऑफ यू ऑन संडे मॉर्निंग 9 AM। 9 बजे से 10 बजे तक हमारा क्लास होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।